Hello student, welcome to my YouTube channel RS Chemistry. Today we will discuss about the periodic table. The periodic table. तो periodic table क्या है उसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ. पहले मैंने उसका हिस्ट्री बताया, फिर आप लोगों को जो है जिन जिन साइंटिस्ट ने उसके ऊपर एफर्ट किए थे उनके बारे में मैंने आपको बताया. मीन्स डॉबरेनर, उसके बाद न्यूलैंड और फिर जो आपका ये मेनली periodic टेबल. तो यहाँ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर जो अपना खत्म कर दिया था. अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो periodic टेबल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉडर्न periodic टेबल. अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल कैसे निकल के आई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो कहाँ से शुरू हुई, जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है गलत साबित हुई. ये 1913 की बात है, जब एक साइंटिस्ट हेनरी मोसले जो एक इंग्लैंड का फिजिस्ट था, तो उसने इस एक्सपेरिमेंट को किया और उसके एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने मॉडर्न पीरियडिक टेबल को दिया. अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि मेंडलीव ने एक बात कही थी कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मींस उसने जो एलिमेंट्स अरेंज किए हुए थे दे आर अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास इन द पीरियडिक टेबल. दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास इन द पीरियडिक टेबल. बट हेनरी मोसले ने इससे कुछ अलग कहावत कही, एक अलग जो है बात कही. उसने क्या कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स अरेंज इन द पीरियडिक टेबल आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो उसने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को यूज किया. मींस जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू मास नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर होगा. अब मोसले ने ये जो काम किया, मोसले और जो नील बोहर दोनों एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके ऊपर काम किया था, इस लॉ के ऊपर जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है. तो आपको कभी कोई पूछे कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो किसका था, तो एक नील बोहर का नाम उसको होगा उसमें और एक जो मोसले का नाम होगा. इन दोनों ने मिलकर इस बात को जो है साबित किया था कि जो मेनली पीरियडिक लॉ है वो गलत है. उसमें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बातें नहीं कही जा सकती, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बातें कही जा सकती. अब मोसले का एक्सपेरिमेंट क्या था ये मैं आपको बताता हूं. मोसले ने क्या किया, मेटल लिए, कई सारे मेटल लिए. उन मेटल्स के ऊपर उसने जो है अटैक करवाया इलेक्ट्रॉन्स का. मींस बॉम्बार्डमेंट कराई किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की. अब इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट के बाद क्या हुआ कि किसी भी मेटल से रेज निकलना स्टार्ट हो गई जिनको हम एक्सरे कहने लगे. और एक्सरे कहने लगे तो उन एक्सरेज की कोई भी रे है तो उसकी अपनी एक वेवलेंथ होती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है. तो उसने क्या किया कि जब वो अलग अलग मेटल्स रखता जा रहा था या अलग अलग एलिमेंट को रखता जा रहा था, एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था, मींस अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग मेटल के ऊपर या अलग अलग एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट अगर करा रहा था तो उसकी जो रेज थी उन सब की फ्रीक्वेंसीज जो है चेंज होती जा रही थी. अब चेंज होने से क्या हुआ कि उसने एक बात नोटिस की कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग, उसने क्या किया कि मेटल लिया, मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट कराई, बॉम्बार्डमेंट कराने के बाद यहां से रे निकल के आएगी जिसको हमने क्या बोला, एक्सरे. और इनकी फ्रीक्वेंसी को उसने नोट किया, इनकी फ्रीक्वेंसी को उसने जो है नोट किया. फ्रीक्वेंसी को हमने न्यूज से शो कर देते हैं. अब फ्रीक्वेंसी को नोट करने के बाद उसने क्या कहा कि जो फ्रीक्वेंसीज है उनका स्क्वायर रूट अगर निकाल लिया जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था एटॉमिक नंबर की. मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. Z इज द एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास. तो जो फ्रीक्वेंसी है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. मतलब एक लीनियर लाइन उसको मिल रही थी इस तरीके से, एक लीनियर लाइन. मतलब यहां अगर न्यू ले लिया जाए और यहां Z ले लिया जाए तो उसे एक लीनियर वेरिएशन इसका मिल रहा था. अब इस बात से क्या प्रूफ होता है, देखो यहां से क्या निकल के आता है. दरअसल समझना ध्यान से, दरअसल जो फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ होती है दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. अब जो एटम जो बना रहता है उसके अंदर जो मास रहता है वो ड्यू टू न्यूक्लियस रहता है. न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है. बट जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है दे आर नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. मतलब आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को तो चेंज कर सकते हो इन ए केमिकल रिएक्शन, बट आप उसके प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को चेंज नहीं कर सकते इन ए केमिकल रिएक्शन. अब प्रोटॉन को जब चेंज नहीं कर सकते तो प्रोटॉन की वजह से तो ये फ्रीक्वेंसी आ नहीं रही है. फ्रीक्वेंसी किस वजह से आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से. जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किसमें है, मेटल में. तो ये जो काम हो रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी की बात वो कर रहा है, ये किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से. अब जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो किस तरीके से दिया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर दिया जाता है, ना कि एटॉमिक मास. क्योंकि एटॉमिक मास के लिए तो कौन चला गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. लेकिन अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, दे आर अकर ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन द एलिमेंट.
मतलब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो एलिमेंट के अंदर है उसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो दीज आर लाइक ए केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर एन एलिमेंट। और जब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बोmbardment वो करा है तो एक्सरे रेज निकल रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी को नोट कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जो निकाल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, जेड की। एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। और एक लीनियर लाइन हम लोगों को मिली। फिर मैंने आपसे यहां से आगे कहा है कि जो एलिमेंट है उसके अंदर जो मास है वो ड्यू टू प्रोटॉन होता है या न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस को आप लोग चेंज नहीं कर सकते किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एटम की वो नॉट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास होती है, वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर मींस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इससे क्या बात प्रूफ हो गई कि जो बात हम लोग अभी लिखते आ रहे थे कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो मास की वजह से तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंज आ नहीं रहा, तो जो चेंज आ रहा है वो ड्यू टू एटॉमिक नंबर आ रहा है। एटॉमिक नंबर सीधा लिंक कर रहा है किसके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट से। तो उस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ रहा है। उस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को मोसले ने कनेक्ट कर दिया किससे, एटॉमिक नंबर से। तो उसने बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब यहां से आगे चलते हुए हम लोग जो है बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की। अब जो पीरियोडिक टेबल बन गई जब जो है, अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी आपको बता के दिखाता हूं। जैसे मैं कोबाल्ट और निकल की बात करूं, देखो कोबाल्ट का मास जो है वो है 58.9 और जो निकल का जो मास है वो है आपका 58.7। अब क्या हुआ, मोसले ने इस बात को जो है एक्सप्लेन किया कि अगर ये मास के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते तो ये निकल पहले आता और कोबाल्ट जो वो क्या आता, बाद में आता। लेकिन मोसले ने इस बात को जो है डिस्क्राइब किया कि दरअसल कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 27, और निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 28। तो दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास, बिकॉज एटॉमिक नंबर के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ कम, तो उसी की वजह से वेरिएशन आ रहा है किसकी, फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों अरेंज किए गए। मींस ये एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 27, हैविंग मास 58.9, इसका एटॉमिक मास कितना है, 58.7। तो निकल को पहले रखा जाना था, कोबाल्ट को बाद में रखा जाना था, लेकिन कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकल को बाद में। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, मतलब इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंज है वो एटॉमिक नंबर की वजह से, नॉट एटॉमिक मास की वजह से। तो ये बात जो मोसले ने प्रूव कर दी कि मेंडलीव का जो लॉ था, जो पीरियोडिक टेबल थी, उसके अंदर जो मास की बात थी वो गलत है। तो नील बोहर और मोसले ने इस काम को प्रूव कर दिया और उन्होंने एक नया पीरियोडिक टेबल बना के दिया जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे। तो क्या था कि दरअसल ये पूरा पीरियोडिक टेबल है आपका, ये। अब ये पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ लेंथेनॉइड और रिएक्टेनॉइड है, कहां से निकल के आए इनके बारे में बात करेंगे अभी। तो देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये आपका ग्रुप 1, 2 इस तरीके से चलते चलते टोटल ग्रुप जो इसके अंदर है वो कितने हैं, 18। इस 18th ग्रुप का आप लोग जीरो ग्रुप भी कह सकते हो। अब यहाँ के बाद क्या होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है आपके, ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है इसको हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एस ब्लॉक। और जो 13 से 18 तक के ग्रुप हैं, ये 13 से 18 तक के जो ग्रुप हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से हो गए, ग्रुप 1 वाले, और कौन से ग्रुप 2 वाले, ये वाले, ये एस ब्लॉक में चले गए। और ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 कौन से हो गए, पी ब्लॉक के अंदर हो गए। ये वाले जो एलिमेंट है ये किसके अंदर हो गए, पी ब्लॉक के अंदर हो गए। अब यहाँ के बाद क्या होता है कि इसमें 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड्स इसके अंदर हैं। अब क्या था कि इससे पहले मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर रोमन न्यूमेरल्स के अंदर इनको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। मतलब रोमन न्यूमेरल तो उसने ग्रुप बनाए थे, फिर उनको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। लेकिन मोसले ने इस बात को भी जो है गलत साबित कर दिया कि इनको हम लोग जो है जनरली एक जो है नंबर के थ्रू ही, नॉर्मल नंबर के थ्रू, नॉर्मल डिजिट के थ्रू ही इनको हम लोग शो कर सकते हैं। तो उसने 18 तो ग्रुप बना दिए और 7 क्या बना दिए, पीरियड बना दिए। और जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप था आपका, ये जो हाइड्रोजन वाली फैमिली है और ये जो बेरिलियम वाली फैमिली है, ये आपके जो है एस ब्लॉक के अंदर डाल दिए गए। उसके बाद जो ये 13 से 18 है इसको किस में डाल दिया गया, पी ब्लॉक के अंदर डाल दिया गया। अब एस ब्लॉक के अंदर दो कॉन्सेप्ट है। जो ग्रुप 1 है, जो ग्रुप 1 है उनको कहते हैं हम लोग एल्कली मेटल, उनको क्या कहेंगे हम लोग, एल्कली मेटल। और जो ग्रुप 2 है, जो ग्रुप 2 है इसके अंदर बेरिलियम वाली फैमिली, उसको कहेंगे हम लोग ग्रुप 2 को एल्केलाइन
अर्थ मेटल, इनको क्या कहेंगे हम लोग, एल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो पी ब्लॉक होता है पूरा का पूरा, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कह देते हैं। डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बारे में। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एस ब्लॉक के अंदर कौन आ जाता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 वालों को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली मेटल, एंड ग्रुप 2 वालों को क्या बोलेंगे हम लोग, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जो एस ब्लॉक है उसके अंदर क्या क्या बातें हैं, देखो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कितना है, NS1 से लेके कितना 2, मतलब इनकी एस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने से कितने डाले जा सकते हैं, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर डाला जा सकता है। उसके बाद ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, एल्कली मेटल जो है, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मेटल ये होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है, मतलब इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट है, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये एस ब्लॉक के बारे में बात थी। अच्छा, एस ब्लॉक का जो वैलेंसी जो एलिमेंट है उनकी वैलेंसी जो है वो 1 और 2 हो सकती है। मींस फर्स्ट ग्रुप वालों की तो कितनी हो सकती है 1, और सेकंड ग्रुप वालों की कितनी हो सकती है 2। उसके बाद अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि NS2 और NP126। मींस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है। धीरे धीरे हम लोग इस बात को सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एलिमेंट्स का। इसका पूरा एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक के अंदर दोनों तरह की चीजें प्रेजेंट है, मेटल भी और क्या है, नॉन मेटल भी। आप लोग जो ये राउंड ऑफ में देख रहे हैं, ये जो देख रहे हो, ये मेटलॉइड्स हैं। मींस मेटल और नॉन मेटल का जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि पी ब्लॉक के अंदर मेटल एंड नॉन मेटल दोनों ही इंक्लूड है। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली होते हैं, दे आर कोवलेंट इन नेचर। उनके जो कंपाउंड बनते हैं वो जनरली कोवलेंट नेचर के बनते हैं। उसके बाद जो मोस्टली जो एलिमेंट इसके अंदर है, मोस्ट एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कहीं पे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं A1 पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव, A3 पॉजिटिव, तो देखो यहाँ A तो एक ही एलिमेंट है, लेकिन उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मींस जो ऊपर जो एटम जो आप लोग चार्ज देख रहे हो वो चेंज होता जा रहा है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर रहा है। तो इसके बारे में बात करें, पूरा पी ब्लॉक का अलग एक पार्ट आएगा आपकी केमिस्ट्री के अंदर। एस का अलग होगा, डी का अलग होगा, एफ का अलग होगा, सबके अलग अलग पार्ट होंगे। जो 18th ग्रुप है आपका इसके अंदर, ये जो 18th ग्रुप है इनको हम नोबल गैसेस कह देते हैं, जिसको जीरो ग्रुप भी हम लोग कह देते हैं। 17th ग्रुप के अंदर ये हेलोजेंस प्रेजेंट हैं, 17th ग्रुप के अंदर हेलोजन प्रेजेंट है। 16th ग्रुप के अंदर चैल्कोजेंस प्रेजेंट है। जो 16th ग्रुप है इसको हम लोग चैल्कोजेंस कहते हैं। और जो 6th पॉइंट है इसके अंदर, उसकी बात मैं करूंगा कि ये जो बाकी के जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर 13 से लेकर और 18 तक के जितने भी एलिमेंट है, इन सबको मैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहता हूं। पी ब्लॉक को आप लोग फाइनली क्या कह सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या है और इनके बारे में हम लोग किस ग्रुप को क्या कहते हैं और किस ग्रुप को क्या एलिमेंट्स की वजह से किसको क्या कहते हैं, इस तरीके की बातें इसके अंदर करी जा रही हैं। तो एस ब्लॉक के अंदर 1 2 और पी ब्लॉक के अंदर 13 से 18। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस एंड पी ब्लॉक। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। तो देखो डी ब्लॉक क्या कहता है कि यहां से लेके स्कैंडियम से लेके और इस जिंक की लाइन तक, ये जो पार्ट है आपका, मींस मैं आपसे कहूं कि ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये जो सारे एलिमेंट आपके ये कौन से ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। अब डी ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या उसके अंदर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो बातें हम लोग अभी करते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखो हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका, n-1 d1 to 10 एंड ns2, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-1 d1 to 10 इलेक्ट्रॉन इसमें डाले जा सकते हैं और ये क्या होगा आपका ns2। इसको पेन अल्टीमेट शेल कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, पेन अल्टीमेट शेल। उसके बाद इनका जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, दे ऑल आर मेटल, ऑल आर मेटल। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है सब मेटल्स कहलाते हैं। सेकंड थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, हार्ड मेटल्स, या मैं कह दूं दे हैव हाई
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहता है, हाई रहता है, मतलब ये अर्ड मेटल होते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, ये आपका 12th के अंदर एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके अंदर आप पूरा इसके बारे में जान लोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। तो अभी केवल हम प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि डी ब्लॉक में क्या है और पी ब्लॉक में क्या है, एस में क्या है, एफ में क्या है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन मेनी रिएक्शंस। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हो उसमें से कई सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे मैं निकल की या फिर जो है प्लेटिनम की बात करूं, निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, दे आर एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, ऑल आर मेटल होंगे, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद जो है दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन मेनी रिएक्शन, मतलब इनमें से मोस्टली जो एलिमेंट है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो अब यहाँ के बाद हम लोग जो है पी ब्लॉक की बात करेंगे, सॉरी एफ ब्लॉक की बात करेंगे। तो एफ ब्लॉक क्या कह रहा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 एंड ns2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो एफ ब्लॉक के अंदर मैं आपको बताऊं एफ ब्लॉक प्रेजेंट कहां है। ये जो आप दो सीरीज देख रहे हो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की, ये जो दो सीरीज है ये दो सीरीज आपकी एफ ब्लॉक कहलाती है। अब ये एफ ब्लॉक निकल के कहां से आया, आपको यहाँ ये दिख रहा होगा लेंथेनॉइड जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाया, और एक्टिनॉइड। यहाँ के बाद इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 57 होता है, और यहाँ हैफनियम और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 89। मतलब कि 57 से लेके जो आगे के एलिमेंट हैं वो कहां तक है, लुटेटियम तक है। ये एलिमेंट यहां से निकल के यहां से उठा के कहां रख दिए गए हैं, नीचे रख दिए गए हैं, जिनको हम लेंथेनॉइड कहते हैं। और फिर ऐसी एक्टिनियम से और आरएफ के बीच के जितने भी एलिमेंट हैं, एक्टिनियम से और आरएफ के बीच के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे कहां रख दिए गए हैं, यहाँ नीचे रख दिए गए हैं, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक कहेंगे। कहां से कहां ये एलिमेंट आए हैं, इस 57 से लेके यहाँ से मींस इस लेंथेनम से लेके और जो यहाँ हैफनियम तक, यहाँ तक के बीच के जो एलिमेंट है वो कहां से कहां रखे गए हैं, लेंथेनॉइड के अंदर रखे गए हैं। और एक्टिनम से लेकर और इस रदरफोर्डियम तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे कहां रखे गए हैं, नीचे रखे गए हैं। इनको हम लोग एफ ब्लॉक कह देते हैं। मतलब ये डी में से ही निकल के आए हैं, लेकिन इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ वेरी करता है, इस वजह से इनको अलग तरीके से अलग एक ग्रुप दे दिया गया है। तो इनको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया आपके सामने। दे ऑल आर मेटल, इनको भी हम लोग क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। उसके बाद इनका भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इनके पास भी क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके बाद इनमें से जो दो सीरीज है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जो एक्टिनॉइड सीरीज है, एक्टिनॉइड सीरीज जो है उसमें मोस्टली जो एलिमेंट है वो जो है रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, रेडियो एक्टिव एंड वेरी रिएक्टिव दीज आर। तो ये एफ ब्लॉक के बारे में बात थी कि एफ ब्लॉक का जनरल प्रॉपर्टी क्या होगा, कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑल आर मेटल, ये जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। एक्टिनॉइड के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे जो रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। आप इसको लर्न कर सकते हो, 30 एलिमेंट लेके आप लोग इसको इजीली से लर्न कर सकते हो। तो जो है ये पूरा का पूरा एस ब्लॉक कौन हो गया, 1 and 2। उसके बाद डी ब्लॉक कौन हो गया, 3 to 12। पी ब्लॉक कौन हो गया, 13 to 18। और उसके बाद ये जो नीचे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है, ये एलिमेंट आपके कौन से हो गए, एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर मोस्टली एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे केवल। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो ट्रेंड्स की बात आती है, एटॉमिक नंबर कैसे वेरी करता है, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। और यहाँ
तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई बात ना समझ आए तो वीडियो को पॉज करके रिपीट करके फिर से देखिए, आपको हर एक बात समझ में आएगी। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिसकी वजह से आप लोग मेरी जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन जल्दी से इमीडिएटली आप लोग तभी की तभी पा सकते हैं। सो इसके बाद की जो वीडियो है, जो टॉपिक है, हम लोग जो बाद में करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।